नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम C++ लैंग्वेज में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि C++ लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया रियल वर्ल्ड एंटिटी कोई होगी, जैसे पेन, चेयर, टेबल, ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये किसी एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की मेथडोलॉजी है जिसमें कि क्लास और ऑब्जेक्ट को काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऊप्स की बात करें तो ऊप्स में यहाँ पर डेटा और फंक्शन को इस तरीके से हम बाइंड करते हैं कि डेटा उस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ ही काम में आएगा, इसके अलावा पूरे प्रोग्राम में उसको आप कहीं भी काम में नहीं ले सकते हो। इस तरीके से इसको बाइंड किया जाता है। ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने अभी बात करी रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर होता है, यानी कि फिज़िकली प्रेजेंस होती है इसकी, और बिहेवियर यानी कि एक लॉजिकल एंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट जो है क्लास का एक इंस्टेंस होता है। क्लास जो है आपका क्लास टाइप वेरिएबल इसको कह सकते हो आप, या इसको आप इंस्टेंस वेरिएबल आप कह सकते हो, या इसको आप रियल रेफरेंस वेरिएबल इसको आप यहाँ कह सकते हो। ठीक है, इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके का कुछ सिंटैक्स यहाँ होता है। सबसे पहले क्लास नेम दिया जाता है, फिर रेफरेंस दिया जाता है, फिर इक्वल का साइन लगा के क्लास नेम, और फिर ये ब्रैकेट लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने टेस्ट, ये क्लास का नाम हो गया। ओबीजे लिखा, ओबीजे आपका रेफरेंस यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और इक्वल लगा के टेस्ट यानी कि क्लास नेम यहाँ भी देना है। ये कंस्ट्रक्टर यानी कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा क्लास नेम के सिमिलर होता है, और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन इनिशियलाइज कर रहा है, टेस्ट इनिशियलाइज कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ऑब्जेक्ट हमेशा जो है रन टाइम पर ही बनता है, और ऑब्जेक्ट के साथ क्लास के सभी मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को समझेंगे। यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया है, क्लास क्रिएट करिए, क्लास और क्लास का नाम दिया है, फिर यहाँ पर पब्लिक डिक्लेयर करके और एक इंटीजर हमने दिया है जिसकी वैल्यू हमने 10 दी है। मेन फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन के अंदर EMP जो हमारा क्लास नेम था इसको ई वेरिएबल से हम कॉल कर रहे हैं। अब EMP ई लिखा है, इसकी जगह हम EMP ब्रैकेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और सी आउट क्या करा रहे हैं हम, x की वैल्यू, तो 10 यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम करता है। अगर हम क्लास की बात करें, दूसरा जो आपका यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट की, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ आता है क्लास। क्लास अभी हमने बात करी कि क्लास जो है ये एक डेटा मेंबर का कलेक्शन होता है, यानी कि क्लास के अंदर हमारे जो हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होने के बाद भी हम बात करें तो मेमोरी के अंदर क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास के डेटा मेंबर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। और क्लास जो है इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 1 बाइट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और क्लास के सभी मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, यहाँ आपको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने पहले वाले एग्जाम्पल में डिक्लेयर किया था, हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। इसका सिंटैक्स अभी हमने बनाया था, क्लास, फिर क्लास का नेम देना है, और फिर आपके डेटा मेंबर जो होंगे वो इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर होंगे। अगला जो आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर अभी हमने देखा था ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने का काम करता है ना। अभी हमने देखा था कि क्लास का नाम लिखा था, फिर ओबीजे लिखवा था, इक्वल टू करके फिर जो क्लास का नाम था टेक्स्ट, और फिर ब्रैकेट बनाया था। जो टेक्स्ट ब्रैकेट बनाया वो कंस्ट्रक्टर था जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करता है। ये हमेशा क्लास के नाम से बनता है और रिटर्न टाइप नहीं होता है, और ये कभी भी प्राइवेट नहीं होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं होता है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे हम इसका सिंटैक्स की बात करें और उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करें। यहाँ पर सिंटैक्स किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो पब्लिक कॉलन क्लास नेम, देन कोडिंग आ जाएगी पूरी आपकी यहाँ पर। जैसे हमने डिक्लेयर किया क्लास ए, है ना, ये क्लास हो गई, क्लास ए इसका नाम हो गया। यहाँ पर पब्लिक कॉलन लगा के ए और ब्रैकेट बनाया है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पे क्लास के नाम से है, ये पब्लिक है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है ये, यहाँ पर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तब भी ये पब्लिक ही रहेगा। ठीक है,
अब कंस्ट्रक्टर जो है 3 टाइप के होते हैं यहाँ पर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। सबसे पहले हम बात करें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये प्री डिफाइंड है, यानी कि ये पहले से C++ के अंदर डिफ़ाइन होता है। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम आता है। ये यूज़र द्वारा नहीं बनाया जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंपाइल टाइम पे बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है, और कौन बनाता है? कंपाइलर इसको बनाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो आपका दूसरा जो है प्री डिफ़ाइन वाला नहीं रहता है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने क्लास बनाई है ए, इसमें एक इंटीजर डिफ़ाइन कर दिया है, यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट बनाया है ना। ये ओबीजे क्या है आपका, देखो ओबीजे क्या है, ए ओबीजे क्या है, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है हमने, obj.x, इस x को कॉल किया है 10 से, तो आउटपुट 10 आ जाएगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम हुआ है, हमने यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये एक यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है और इसको हमको प्रोग्राम में क्रिएट करना होता है। कैसे क्रिएट करते हैं इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। जैसे ये एक क्लास हमने क्रिएट करी है EMP के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमने एक इंटीजर ID डिफ़ाइन किया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे अपन ने ये कंस्ट्रक्टर की फॉर्म में डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ पे इसको, और जब हम मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर EMP obj इक्वल टू और इस तरीके से जो हमारा मेथड है उससे हम जब कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करेंगे तो ये 10 वैल्यू जो है यहाँ आ जाएगी, और ये सी आउट में EMP ID यानी कि 10 आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो होता है। इसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है आपका। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को या रेफरेंस को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। जैसे हमारा सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर था, उसी तरीके से यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर काम आता है। और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये जावा को सपोर्ट नहीं करता है, ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, क्लास क्रिएट करी है यहाँ पर, जिसमें कि हमने एक इंटीजर x को डिफ़ाइन किया है और एक इंट ID हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी है। अब x इक्वल टू ID हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे थे, वो कंस्ट्रक्टर ये बनाया हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर EMP क्लास नेम, उसके बाद EMP एम्परसेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका एड्रेस जो है ऑब्जेक्ट EMP का ऑब्जेक्ट किस में कॉपी हो जाएगा, OBJ ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर एक इन्फो में हम एक इन्फो नाम से एक हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है जिसमें कि x को हम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में EMP से हम किसको कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं इंट ID को, है ना। इसमें 10 हम इंटर करवा रहे हैं। फिर हमने स्टार लगा करके यहाँ पे, जैसे हम वहाँ पर पॉइंटर में स्टार p लिखते थे, इसी तरीके से स्टार लगा करके वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन किया है E2 और EMP तो ये इसका जो एड्रेस होगा वो इसमें कॉपी कर देगा। लेकिन हम प्रिंट यहाँ पे यही करा रहे हैं तो आउटपुट हमारा 10 आएगा इसका एड्रेस। अगर हम इसको भी प्रिंट कराएंगे यहाँ पर तो जो है हमारा इस E का जो आपका E है, E का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इसमें जो है टॉपिक होता है, कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, ओवरलोडिंग यानी कि ज़्यादा बार हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि कंस्ट्रक्टर को जब हम अलग अलग सिग्नेचर के साथ डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। एक एग्जांपल से हम यहाँ समझते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक क्लास बनाई है क्लास A। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, उसी कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ दोबारा काम में लिया है, जबकि यहाँ पर हमने एक इंटीजर डिफ़ाइन किया है, यहाँ पर एक फ्लोट डिफ़ाइन किया है सैलरी के नाम से। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई। फिर हम इसको बाद में जो है यहाँ पर OBJ फर्स्ट और OBJ 2 करके हमने ले लिया यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो फर्स्ट वाले में 10 आ जाएगा, दूसरे वाले में ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हम समझ सकते हैं। इसके बाद एक डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर क्या है,
ये डिस्ट्रक्टर जब आपका जो ऑब्जेक्ट जब आपका उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय या डिलीट करने के काम आता है। और इसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पर एक टिल्ड साइन के साथ क्लास नेम को लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर ये इस तरीके से हम यहाँ पर इस सिंटैक्स के थ्रू हम डिस्ट्रक्टर को यहाँ डिक्लेयर करते हैं। प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्टर हमेशा इस साइन के साथ डिक्लेयर करते हैं इसको। इसका नाम क्लास नाम के जैसा ही होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये भी जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये कभी भी स्टैटिक या कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यानी कि आप यहाँ पे डिस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये डिस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म होने के बाद वो उसको डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया है हमारा, देख सकते हैं आप, ए के नाम से, और हेलो प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर। फिर हमने डिस्ट्रक्टर ले लिया और हेलो डिस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्टर को कॉल कर, मतलब डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। तो हम आउटपुट में देखते हैं तो हेलो हेलो डिस्ट्रक्टर इस तरीके से प्रिंट होता है। यानी कि ये डिस्ट्रक्टर को भी क्या कर रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है इसको। हेलो डिस्ट्रक्टर को भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सी आउट इसका दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ डिस्ट्रक्टर हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर इसका बनाने का जो तरीका है उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर हेलो डिस्ट्रक्टर प्रिंट करवाया है। तो इस तरीके से ये हमारा UPS के कॉन्सेप्ट कुछ हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।